नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। अब ऑब्जेक्ट ब्राउजर क्या होता है, सबसे पहले अपन देखें इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो। जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं अपने प्रोजेक्ट में, जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उनके मेथड्स कौन से हैं वो देख सकते हैं, उनके इवेंट्स कौन से हैं वो देख सकते हैं। प्लस अपने प्रोजेक्ट में जो भी लाइब्रेरीज अपन ने इंक्लूड की हुई हैं उसके अंदर के प्रोसीजर्स और कॉन्स्टेंट्स भी देख सकते हो। अपने को ऑब्जेक्ट ब्राउजर स्टार्ट करना है तो व्यू मेन्यू में जाके ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, व्यू में ऑब्जेक्ट ब्राउजर। फिर उसके बाद आप क्या करो, जिस भी प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी को आपको देखना है वो आप सेलेक्ट करो। अगर मुझे किसी क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो उस क्लास को अपन सेलेक्ट करेंगे और उसके मेंबर्स की लिस्ट अपने को दिख जाएगी और वहां से अपन मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपना मेंबर क्लास या मेंबर सेलेक्टेड है उसकी डिटेल्स अपने को नीचे दिख जाएंगी। तो अब अपन इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ व्यू मेन्यू पे क्लिक किया और व्यू के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे ऑब्जेक्ट ब्राउजर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट जे, ये मैंने लिखा। अब आप ये प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट पेन में क्या आ गए, सारी लाइब्रेरीज आ गई। सिस्टम असेंबली आ गई, सिस्टम असेंबली के अंदर जो भी नेम स्पेसेस हैं वो आ गई। सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स जैसे अपन ने यूज करा है, इसको मैंने एक्सपेंड किया। अब इसके अंदर आपको क्लासेस दिख जाएंगे। अपन ने प्रोसेस क्लास यूज करी थी तो प्रोसेस क्लास मैंने सेलेक्ट करी। प्रोसेस क्लास सेलेक्ट करते ही इधर नीचे इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, समरी। provides access to local and remote processes and enables you to start and stop local system processes। ये प्रोसेस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद प्रोसेस क्लास में अपन ने स्टार्ट मेथड यूज किया था, तो ये लिस्ट में मैंने स्टार्ट मेथड पे क्लिक किया तो स्टार्ट मेथड की इंफॉर्मेशन नीचे आ गई। स्टार्ट्स द प्रोसेस रिसोर्स दैट इज स्पेसिफाइड बाय। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज अभी अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट में उसको, उसके अंदर की क्लासेस को, क्लासेस के अंदर की प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को, वो डिस्क्रिप्शन अपन देख सकते हैं। इसी का एक और एग्जांपल अपन देखें। अपन यूज करते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी यूज करा अपन ने प्रोग्राम्स में। तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी नेम स्पेस आ रही है, इसको मैंने एक्सपेंड किया। इसके अंदर ओएलईडीबी कनेक्शन क्लास, मैंने ओएलईडीबी कनेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, रिप्रेजेंट्स एन ओपन कनेक्शन टू डेटा सोर्स, और उसके ऊपर क्लास का आ रहा है पब्लिक नॉट इनहेरिटेबल क्लास ओएलईडीबी कनेक्शन। तो जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे मेथड्स, इवेंट्स की इंफॉर्मेशन आएगी। ये जो आप देख रहे हो ओपन, ये मेथड है। फिर ये जिसपे ये सिंबल आ रहा है वो क्या है, अपने प्रॉपर्टीज है। जिसपे लाइट वाला सिंबल आ रहा है वो इवेंट्स है। तो यहां से आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या है। ऐसे ही यहाँ जो आ रही हैं वो क्लासेस आ रही हैं, यहाँ भी अलग आइकन्स आ रहे हैं। तो क्लासेस के लिए अलग आएगा, डेलीगेट्स के लिए अलग आएगा। डेलीगेट्स अपन ने पढ़े नहीं है अभी। ओएलईडीबी टाइप, ये इनम है, इनम के पहले अलग सिंबल आएगा। ये देखो आप अलग अलग सिंबल्स आ रहे हैं, इनम से पहले अलग सिंबल आएगा, क्लास के पहले अलग आएगा, डेलीगेट के पहले अलग आएगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं जो भी लाइब्रेरीज इंक्लूड की गई हैं वो। इसके अलावा
अपना ये जो करंट प्रोजेक्ट है, मतलब विंडोज एप्लीकेशन 4, इस पे मैंने डबल क्लिक कर दिया तो इसकी भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, विंडोज एप्लीकेशन 4 की भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो इसमें जितने भी फॉर्म है, फॉर्म 4 है, जैसे फॉर्म 4 को मैंने एक्सपेंड किया तो फॉर्म 4 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फॉर्म 5 को एक्सपेंड किया तो फॉर्म 5 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ऐसे ही फॉर्म 6, जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी लिस्ट भी यहीं आएगी। जैसे मैंने फॉर्म 7 को ओपन किया तो फॉर्म 7 में जितने भी कंपोनेंट्स प्लेस्ड हैं, बटन ऐड, बटन डिलीट, लेबल 1 2 3, टेक्स्ट बॉक्स, कोड्स, नेम, रोल नंबर, सबकी लिस्ट आ जाएगी। फिर मैंने txt नेम पे डबल क्लिक कर दिया तो ये txt नेम का कोड ओपन हो जाएगा जहां डिक्लेयर है। तो इस तरह से अपन व्यू में जाके ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करके अपन अपने प्रोजेक्ट में प्लस जो लाइब्रेरीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जो मैंने आपको करके दिखाया, लेफ्ट पेन जो होता है उसके अंदर तो असेंबलीज की लिस्ट आती है, फिर उसको अपन एक्सपेंड कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी नेम स्पेस है वो देख सकते हैं, और फिर अपन नेम स्पेस को एक्सपेंड करके उसके अंदर की क्लासेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर जब भी अपन कोई टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने OLEDB कनेक्शन सेलेक्ट किया तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो मुझे दिख जाएंगी, प्लस जो भी आइटम सेलेक्ट किया है, क्लास या मेथड या प्रॉपर्टी, उसकी इंफॉर्मेशन राइट पेन में नीचे दिखेगी। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल क्लास। अब पार्शियल क्लास क्या होती है? ऐसी क्लास जिसका डिक्लेरेशन एक से ज्यादा फाइल में हो, मतलब ऐसी क्लास जिसका डिक्लेरेशन एक से ज्यादा सोर्स फाइल्स में हो, ऐसी कोई चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। पार्शियल क्लासेस जो हैं वो अपने कहाँ काम में आती हैं? ग्राफिकल के अंदर। ग्राफिकल में जनरली ये यूज में आती है, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पार्शियल क्लास का बेनिफिट क्या है? मान लो एक क्लास बनानी है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स बनाने हैं। अब 3 प्रोग्रामर्स को वो मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं और हर एक प्रोग्रामर को 10-10 मेथड बनाने हैं। तो हर एक प्रोग्रामर क्लास बनाते हुए क्या लिखेगा? पार्शियल क्लास एम्प्लॉय। पहला प्रोग्रामर भी यही लिखेगा, दूसरा भी यही, तीसरा भी यही। तो वो तीनों सोर्स फाइल से मिला के वो क्लास बनेगी, जिससे कि अलग अलग प्रोग्रामर्स एक ही टाइम पे एक ही क्लास का कोड कर सकते हैं। विजुअल बेसिक की बात करें तो जो अपना फॉर्म होता है, विंडोज फॉर्म डिजाइनर जो अपना फॉर्म है, ये एक पार्शियल क्लास होती है, और जो अपन कोडिंग लिखते हैं वो दूसरी क्लास होती है। जिसमें अपन कोड लिखते हैं इवेंट्स का, वो एक दूसरी क्लास होती है, दूसरी फाइल में होती है क्लास। और जो फॉर्म बनता है उस क्लास का नाम भी सेम होता है, फॉर्म 4। तो ये एक ही क्लास 2 फाइल्स में डिवाइड हो रखी है, तो वो पार्शियल क्लास होती है। अब इसका अपन इम्प्लीमेंटेशन देखें ग्राफिकल में। अब आप देखो ये फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 डॉट वीबी डिजाइनर। ये तो फॉर्म 7 डॉट वीबी डिजाइनर है। मैं ऐड बटन पर डबल क्लिक करूंगा तो फॉर्म 7 डॉट वीबी ओपन हुआ है। अब एक तो फॉर्म 7 डॉट वीबी है जहां पे अपन कोड लिखते हैं, एक फॉर्म 7 डॉट वीबी डिजाइन है, डिजाइन टाइम, और इधर आपको दिखेगा फॉर्म 7 डॉट डिजाइनर डॉट वीबी। तो अब ये जो फॉर्म 7 डॉट डिजाइनर डॉट वीबी है, इस पे मैंने क्लिक किया तो जितने भी कंपोनेंट्स मैंने फॉर्म पे प्लेस किए थे उन सबके इसने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे। ये मैंने तो कहीं डिक्लेयर किए नहीं है, ये जावा में तो अपने को करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे इसने डिजाइनिंग की कोडिंग अपने आप कर दी है। और अपन ऊपर ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? पार्शियल क्लास फॉर्म 7। पार्शियल कीवर्ड लगता है, पार्शियल क्लास फॉर्म 7। और ये जिस फाइल में लिखा हुआ है उसका नाम है फॉर्म 7 डॉट डिजाइनर डॉट वीबी, और दूसरी फाइल होती है फॉर्म 7 डॉट वीबी जिसमें अपन कोडिंग लिखते हैं। उसके अंदर भी कौन सी क्लास है? फॉर्म 7 क्लास है। तो इस तरह से अपन फॉर्म 7 वाली जो क्लास है वो 2 फाइल्स में स्प्लिटेड है। तो ये किस तरह की क्लास है? पार्शियल क्लास।
नेक्स्ट आपके टॉपिक है सिलेबस में डिस्प्ले डेटा ऑन डेटा बाउंड कंट्रोल्स। तो ADO.NET के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि अपन जो डेटा है वो डेटाबेस में से कंट्रोल में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अपन ने डेटा ग्रिड व्यू किया था। डेटा ग्रिड व्यू का यूज करके अपन डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं किस पे, एक तो डेटा ग्रिड में डेटा डिस्प्ले जो होता है वो एक तो विंडोज फॉर्म्स में भी डिस्प्ले हो सकता है और वेब फॉर्म में भी डिस्प्ले हो सकता है, विंडोज फॉर्म्स और वेब फॉर्म। अब इसके लिए क्या होता है, पहले एक डेटा सेट बनाया जाता है। डेटा सेट का फिल मेथड होता है जो डेटा सेट में डेटा लेके आता है, फिर अपन डेटा सेट को लिंक करते हैं डेटा ग्रिड व्यू से। तो ये तो जो अपन ने विंडोज फॉर्म्स में किया वो तो डेटा ग्रिड व्यू होता है। इसके अलावा वेब फॉर्म में भी डेटा बाउंड कंट्रोल्स होते हैं। वेब फॉर्म मतलब जो ब्राउजर में ओपन होंगे, जैसे उसमें सबसे सिंपल एग्जांपल है एड रोटेटर का। एड रोटेटर क्या करता है, एक के बाद एक जो है वो बैनर डिस्प्ले करता जाता है, तो वो भी डेटाबेस से लिंक हो सकता है। फिर लिस्ट कंट्रोल्स होते हैं, लिस्ट बॉक्स के अंदर मुझे डेटा डिस्प्ले करना है डेटाबेस से, या ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेटा डिस्प्ले करना है। मान लो मैं चाह रहा हूं कि लिस्ट बॉक्स में सारे स्टूडेंट के नाम आ जाएं, या ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सारे स्टूडेंट के रोल नंबर आ जाएं, तो वैसा भी किया जा सकता है। फिर एक कंट्रोल होता है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू के अंदर भी क्या होता है, ग्रिड फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले होगा, प्लस इसके अंदर एडिटिंग की फैसिलिटी भी होती है कि जो डेटा है उसको अपन एडिट कर सकें। फिर एक फॉर्म व्यू कंट्रोल होता है। फॉर्म व्यू कंट्रोल जो होता है उसका यूज वहां किया जाता है जब एक बार में आपको एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना। ग्रिड व्यू के अंदर तो एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड आते हैं। मैं ये चाहूँ कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रिकॉर्ड आना चाहिए जैसा आपने MS एक्सेस में किया हुआ है, फिर सेकंड रिकॉर्ड आना चाहिए, फिर थर्ड रिकॉर्ड आना चाहिए, तो वो फॉर्म व्यू के थ्रू हो सकता है। अब फॉर्म व्यू के अंदर और भी फीचर्स होते हैं, जैसे डेटा सोर्स से बाउंड करना, जैसे एक्सेस के डेटा सोर्स से बाउंड करना, या SQL सर्वर के डेटा सोर्स से बाउंड करना। प्लस फॉर्म व्यू के अंदर बिल्ट इन इंसर्ट की फैसिलिटी होती है, मतलब अपन नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। प्लस जैसे आप वेब पेजेस में थीम और स्टाइल अप्लाई करते हो, वो थीम्स और स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स अपन कर चुके, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, लेकिन आपके इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो एक्चुअली ASP.NET जिसमें वेब फॉर्म बनते हैं उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी होती है। अब उसकी 3 पॉसिबल वैल्यू होती है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन या पासवर्ड। सिंगल लाइन अगर मैंने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करी तो जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें सिंगल लाइन का इनपुट लिया जा सकता है। मल्टी लाइन सेट करा तो मल्टीपल लाइंस का इनपुट ले सकते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट का। और पासवर्ड सेट किया तो उस केस में पासवर्ड का ही इनपुट लेगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन कंट्रोल है, मल्टी लाइन वाले मोड में है, तो अपन उसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितनी रोज होनी चाहिए, वो रोज प्रॉपर्टी का यूज करके सेट करते हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड मोड में है तो जो भी कैरेक्टर्स अपन एंटर करेंगे वो मास्क होंगे, मतलब उनकी जगह एस्ट्रिक का साइन या जो भी साइन अपन स्पेसिफाई करेंगे वो आएगा। नेक्स्ट है जो .NET का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स। तो पहला टैब है जनरल टैब। इस जनरल टैब का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, कलर थीम्स को चेंज कर सकते हैं, स्टेटस बार सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये जनरल टैब आएगा कहाँ, टूल्स मेन्यू में ऑप्शंस, उसमें एनवायरनमेंट और फिर जनरल, ये आपको सेलेक्ट करना है, टूल्स ऑप्शंस एनवायरनमेंट और जनरल। फिर उसके अंदर कलर थीम ऑप्शन दिखेगा एक, ये अभी अपन करके देखते हैं।
टूल्स पे मैंने क्लिक किया, ऑप्शंस के अंदर जनरल, एनवायरनमेंट में जनरल, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ कलर थीम, यहाँ पे अभी कलर थीम ब्लू आ रही है, इसकी जगह अपन और कुछ चेंज कर सकते हैं, डार्क या लाइट, जैसे मैंने डार्क कर दिया और ओके पे क्लिक किया। अब आप देखो कलर थीम डार्क हो गई, पीछे की सारी विंडोज ब्लैक हो गई, कलर थीम डार्क हो गई। डबल क्लिक किया तो प्राइवेट सब फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड, पूरी इसकी थीम चेंज हो गई। टूल्स में जाके ऑप्शंस में एनवायरनमेंट के अंदर जनरल, यहाँ से अपन थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइट दिया मैंने और ओके पे क्लिक कर दिया तो लाइट हो गई इसकी थीम। तो यहां से अपन थीम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें कलर थीम के बाद अप्लाई टाइटल केस स्टाइलिंग टू मेन्यू बार। मेन्यू बार जो आती है डॉट नेट एनवायरनमेंट की, उसमें टाइटल केस अप्लाई करना। बाय डिफॉल्ट जो मेन्यूज आते हैं वो टाइटल केस में आते हैं। अगर अपन चाहें कि ये टाइटल केस में नहीं आए तो उसके लिए अपन अनचेक कर सकते हैं इस ऑप्शन को। वो कैसे करते हैं वो अपन देखें। तो उसके लिए वापस अपन शिफ्ट होते हैं विजुअल स्टूडियो के एनवायरनमेंट में, टूल्स पे क्लिक किया मैंने, ऑप्शंस पे, डायलॉग बॉक्स सामने आया। इसके अंदर फर्स्ट चेक बॉक्स है अप्लाई टाइटल केस स्टाइलिंग टू मेन्यू बार, इसको मैंने अनचेक कर दिया और ओके पे क्लिक किया। तो देखो ऊपर फाइल, एडिट व्यू, प्रोजेक्ट, बिल्ड, मेन्यू, ये सारे अपर केस में आ गए, टाइटल केस की जगह अपर केस में आ गए। तो ये अपन ने कहां से सेट किया है, टूल्स में, ऑप्शंस के अंदर, एनवायरनमेंट में, जनरल में, फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, अनचेक कर दिया। वापस चेक कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो ये जो भी मेन्यूज हैं वापस टाइटल केस में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट विजुअल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन क्लाइंट परफॉर्मेंस। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको चेक करूंगा तो विजुअल स्टूडियो अपने आप एडजस्टमेंट करेगा किसके अकॉर्डिंग, जो भी क्लाइंट मशीन है, जिस भी मशीन पे वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, जिस भी मशीन पे ये वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। जैसे कि कलर्स का डिस्प्ले, ग्रेडियंट्स होने चाहिए, फ्लैट कलर्स होने चाहिए, एनिमेशंस चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए मेन्यूज में और पॉपअप विंडोज में। तो क्लाइंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड विजुअल एक्सपीरियंस होगा। ये ऑप्शन आता कहां से, वही जो अपन ने पहले ही देखा था टूल्स के अंदर, ऑप्शंस में, ये सेकंड वाला चेकबॉक्स है ऑटोमेटिकली एडजस्ट विजुअल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन क्लाइंट परफॉर्मेंस। फिर इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है आइटम्स टू शो इन विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू जो आती है इसमें ऊपर जैसा आप देखते हो ये विंडो मेन्यू आ रहा है, इसको मैंने एक बार कैंसिल किया। ये जो विंडो मेन्यू आ रहा है, इस विंडो मेन्यू में नीचे कितने फॉर्म्स की लिस्टिंग आए वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। तो वो अपन कंट्रोल कहां से करते हैं, यहां से आइटम्स टू शो इन विंडो मेन्यू, कितने आइटम आने चाहिए, 10 आइटम्स टू शो इन रिसेंटली यूज्ड फाइल्स लिस्ट। रिसेंट जो फाइल्स होती हैं उनकी लिस्ट में कितने आइटम आने चाहिए। फिर स्टेटस बार आनी चाहिए या नीचे नहीं आनी चाहिए, शो स्टेटस बार, इसको चेक किया हुआ है तो स्टेटस बार आएगी, अनचेक किया है तो स्टेटस बार नहीं आएगी। अभी आप नीचे देखोगे तो स्टेटस बार आ रही है। टूल्स में ऑप्शंस के अंदर अपन स्टेटस बार को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मैंने इसको अनचेक कर दिया और ओके पे क्लिक किया तो स्टेटस बार गायब हो गई नीचे से, जिसमें रेडी और लाइन और कॉलम नंबर लिखे हुए आते हैं वो करेंटली अपन कौन से रो कौन से कॉलम में हैं।
वापस शो स्टेटस बार को चेक करेंगे तो स्टेटस बार आ जाएगी, जिसमें नीचे रेडी लिखा हुआ आ रहा है और साथ में लाइन नंबर, कॉलम नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब विंडो मेन्यू के अंदर विंडो लिस्ट में कितने आइटम्स आने चाहिए? बाय डिफॉल्ट 10 होते हैं। इसमें मिनिमम अपन 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम 24 कर सकते हैं। और ऐसे ही आइटम्स शोन इन रिसेंटली यूज्ड लिस्ट, वो भी 1 से लेकर 24 के बीच में हो सकता है। और शो स्टेटस बार मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तो जनरल टैब हो गया। अब दूसरा होता है एडिटर टैब। एडिटर टैब कहां से आता है? वही टूल्स में, ऑप्शंस में, टेक्स्ट एडिटर और उसके अंदर जनरल। टूल्स में, ऑप्शंस में, टेक्स्ट एडिटर और उसके अंदर जनरल। टूल्स में, ऑप्शंस के अंदर, अब इसके अंदर आपको दिखेगा टेक्स्ट एडिटर। नीचे, यहां नीचे स्क्रॉल करोगे टेक्स्ट एडिटर और उसमें जनरल। अब यहां पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट एडिटिंग। पहला ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट एडिटिंग। इसका मतलब क्या है ये अपन समझें। तो उसके लिए मैं कुछ कोड करता हूं, जैसे फॉर्म के ऊपर मैं कुछ कंट्रोल प्लेस कर रहा हूं, बटन प्लेस किया मैंने, 3 बटन्स प्लेस कर लिए, तीनों बटन्स को सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर मैं इनकी प्रॉपर्टीज सेट करूंगा। तो मैंने प्रॉपर्टीज विंडो में जाके इनका सबका फॉन्ट चेंज कर दिया और बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैंने एज इट इज ही रहने दी, बटन 1, बटन 2 और बटन 3। अब मुझे इनकी कोडिंग करनी, तो मैं बटन 1 पे डबल क्लिक करूंगा और यहां लिखा मैंने मैसेज बॉक्स हेलो, मैसेज बॉक्स हेलो। फिर बटन 2 की कोडिंग करनी है, यहां पे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स 1। फिर मैंने ऊपर वाले मैसेज बॉक्स हेलो को सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके यहां लेके आ गया नीचे। तो ये ड्रैग करके नीचे लेके आ गया हूं मैं इसको, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरीके से हुआ है, वो जैसा विंडोज में होता है वैसा ही किया है। प्लस मैंने वहां पे इस चेकबॉक्स को चेक किया हुआ है। अब मैंने क्या करा, इसके बाद मैसेज बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करी और इसको ड्रैग करके ऊपर ले गया। तो ये नीचे भी है और ऊपर भी है। पहले तो मैंने सिर्फ ड्रैग किया था तो वो नीचे आ गया। अब मैंने कंट्रोल के साथ में ड्रैग किया तो उसकी कॉपी बन गई। जब मैं सिर्फ ड्रैग करूंगा तो ये आपको ड्रैग होता हुआ दिखेगा। जब मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो माउस के साथ में प्लस होता हुआ दिखेगा। प्लस का मतलब इसकी कॉपी हो रही है। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग तभी वर्क करेगी अगर आपने टूल्स में, ऑप्शंस में ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग वाले चेकबॉक्स को चेक किया हुआ होगा। अगर मैं इसको अनचेक करके ओके कर दूंगा, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा तो ये ड्रैग ही नहीं हो रहा है, ड्रैग हो ही नहीं रहा। आप देखो सेलेक्ट हो रहा है, ये ड्रैग नहीं हो रहा। तो टूल्स में, ऑप्शंस में, टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको जनरल के अंदर इसको एनेबल करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ट्रैक चेंजेस। अब जो भी अपन ने फाइल को जब भी लास्ट सेव किया था उसके बाद अगर अपन ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो एक वर्टिकल येलो लाइन आ जाएगी। कोड एडिटर में वर्टिकल येलो लाइन आ जाएगी। जब अपन उन चेंजेस को सेव कर लेंगे तो वर्टिकल लाइंस ग्रीन हो जाएंगी। तो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है, आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वर्टिकल येलो लाइन आती जाएगी
और जब चेंजेस को सेव कर देंगे तो वर्टिकल ग्रीन लाइन आ जाएगी। अब अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब आप यहाँ देखो, मैंने जो 2 बटन्स के क्लिक पे कोड लिखा था, तो ये यहाँ पे वर्टिकल येलो लाइन आ रही है। इस वर्टिकल येलो लाइन की बात कर रहे हैं अपन। लाइन नंबर आ रहे हैं, उसके साइड में वर्टिकल येलो लाइन आ रही है। अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, मतलब मैंने चेंजेस को सेव कर दिया, तो येलो लाइन किसमें चेंज हो गई? ग्रीन लाइन। फिर मैंने शिफ्ट F7 प्रेस किया। अब मुझे बटन 3 की कोडिंग करनी है। बटन 3 की कोडिंग करते पे मैंने लिखा MSG बॉक्स जावा। अब आप देखो, ऊपर तो आ रही है वर्टिकल ग्रीन लाइन जो चेंजेस सेव किए गए, और जिसमें मैंने अभी मॉडिफिकेशंस किए हैं उसमें वर्टिकल येलो लाइन आ रही है। येलो लाइन मतलब आपने चेंजेस कर दिए हैं लेकिन सेव नहीं किया है। ग्रीन लाइन मतलब आपने चेंजेस भी कर दिए और सेव भी कर दिया है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो येलो लाइन ग्रीन लाइन में चेंज हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन, एनेबल माउस क्लिक टू परफॉर्म गो टू डेफिनेशन। जब अपन ने ये सेलेक्ट किया हुआ है और अपन क्या करें, कंट्रोल करें, कंट्रोल प्रेस करें और किसी भी एलिमेंट के ऊपर और क्लिक करेंगे तो उसकी डेफिनेशन ओपन हो जाएगी। किसी भी एलिमेंट को के ऊपर जाके कंट्रोल के साथ में माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो उसकी डेफिनेशन ओपन हो जाएगी। मैंने क्या किया है, बटन 3 के क्लिक से एक शो डेटा नाम के प्रोसीजर को कॉल किया है। बटन 3 के क्लिक्स, और मैंने इस फॉर्म के अंदर शो डेटा नाम का प्रोसीजर नीचे बनाया हुआ है और उसके ऊपर शो डेटा 1, शो डेटा 2, शो डेटा 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। माउस लेके जाके मैंने कंट्रोल प्रेस करा तो ये देखो अंडरलाइन हो गया। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो फोकस किस पे आ जाएगा? शो डेटा। तो इसका मतलब मैं इजीली नेविगेट कर सकता हूं। मान लो मेरा प्रोसीजर बहुत नीचे बना हुआ है तो मुझे स्क्रॉल करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर के ऊपर माउस लेके जाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और क्लिक कर दूंगा, तो क्लिक करते ही ये शो डेटा प्रोसीजर की कोडिंग ओपन हो जाएगी। और इसके ऊपर जो आ रहे हैं वो शो डेटा 1, 2 और 3 है। वो मैंने इसलिए बनाया है जिससे आपको नीचे दिख जाए कि जैसे ही मैं शो डेटा पे क्लिक कर रहा हूं तो स्क्रॉल होके नीचे शो डेटा का कोड ओपन हो गया। अब मैंने क्या किया, शो डेटा के ऊपर माउस लेके गया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने पे आप देख रहे हो यहाँ पे अंडरलाइन आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वैसे ही फोकस उस पे चला जाएगा और कंट्रोल छोड़ते ही वापस से नॉर्मल हो गया। टूल्स में गए अपन ऑप्शंस के अंदर, टेक्स्ट एडिटर में जनरल, और इसके अंदर क्या है, ये ऑप्शन दिखेगा आपको, एनेबल माउस क्लिक टू परफॉर्म गो टू डेफिनेशन। ये मतलब उस पे फोकस कब जाए। तो इसमें नीचे है यूज मॉडिफायर की कंट्रोल, तो कंट्रोल को प्रेस करने पे हो रहा है। अगर मैं चाहूं कि ऑल्ट के साथ में क्लिक करने पे हो तो अपन यहां से ऑल्ट सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट दोनों के साथ हो तो अपन कंट्रोल प्लस ऑल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल की होती है, आप चाहो तो ऑल्ट यूज कर सकते हो या कंट्रोल ऑल्ट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। फिर इसमें एक ऑप्शन है ओपन डेफिनेशन इन पीक व्यू, अभी ये अनचेक्ड है, इसको मैंने चेक कर दिया और ओके पे क्लिक किया। अब आप इससे देखोगे क्या होगा, मैंने कंट्रोल प्रेस करा, कंट्रोल प्रेस करते ही इसके नीचे ही इसकी कोडिंग ओपन हो गई अलग से पीक विंडो में। वहां पे फोकस नहीं गया, यहीं पे एक पीक विंडो और ओपन हुई, उसके अंदर शो डेटा की कोडिंग ओपन हो गई।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टूल्स में जाके ऑप्शंस में ओपन डेफिनेशन इन पीक व्यू को चेक किया था। फिर टूल्स में, ऑप्शंस में, टेक्स्ट एडिटर में, जनरल में और भी ऑप्शन है। डिस्प्ले, सिलेक्शन मार्जिन, सिलेक्शन मार्जिन डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडिकेटर मार्जिन डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाईलाइट करंट लाइन, करंट लाइन को हाईलाइट करे या नहीं करे? और गाइडलाइंस, शो स्ट्रक्चर गाइडलाइंस, स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस दिखाए या नहीं दिखाए? अब ये क्या क्या होते हैं वो देखें अपन। तो मैं एक एक को अनचेक कर रहा हूं। पहले सबसे पहले मैंने सिलेक्शन मार्जिन को अनचेक कर दिया और ओके पे क्लिक किया। तो अब आप पीछे इफेक्ट देखोगे, सिलेक्शन मार्जिन अभी यहां से गायब हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से टूल्स में, ऑप्शंस में जाके सिलेक्शन मार्जिन को चेक कर रहा हूं। तो ये आप देखो, ये सिलेक्शन मार्जिन आ गया। एक बार वापस देखो, अभी ग्रीन और येलो लाइन आ रही है। टूल्स में, ऑप्शंस में जाके मैंने सिलेक्शन मार्जिन को अनचेक कर दिया, ये सिलेक्शन मार्जिन गायब हो गया, ग्रीन और येलो वाली लाइंस गायब हो गई। टूल्स में, ऑप्शंस में जाके मैंने सिलेक्शन मार्जिन को चेक कर दिया, तो ये सिलेक्शन मार्जिन आ गया। सिलेक्शन मार्जिन में आने के बाद मैं यहां से सिलेक्शन मार्जिन में नीचे ड्रैग करता जा रहा हूं, तो ये सेलेक्ट होता जा रहा है। वापस ऊपर कर रहा हूं तो ये डीसेलेक्ट होता जा रहा है। तो सिलेक्शन मार्जिन आए या नहीं आए वो अपन टूल्स में, ऑप्शंस में सेट कर सकते हैं।